गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन देखो, अभी इससे पहले वाले लेक्चर्स में ना मैंने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया था। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में क्या बताया? स्पीड क्या है? तो स्पीड हो गया कि अगर तुम कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल चल रहा है, तुमने बता दिया कि उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका मतलब है कि वो हर एक 1 सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ता जा रहा है। अगर पार्टिकल था, पार्टिकल का स्पीड आपने बता दिया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि आपने ये बोल दिया कि हर एक 1 सेकंड के बाद वो जो पार्टिकल है वो 10 मीटर आगे चला जाए, ऐसा कुछ तुमने बता दिया। फिर वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली डिफरेंस समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस रेट से पार्टिकल मूव करता है, जैसे अगर मेरे को डिफाइन करना है स्पीड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। और वेलोसिटी अगर मुझे कभी भी फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो जो होगा हम उसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी जो है सिंस वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था स्पीड या वेलोसिटी, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहला तरीका होता है पढ़ने का एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अब कभी भी अगर आपको एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर कोई आपसे पूछेगा कि स्पीड कितना है या वेलोसिटी कितना है, तो आप सिंपल क्या बोलते हो? आप जो उसको कैलकुलेट करोगे आप उसको बोलते हो एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का अगर आपने रेशियो फाइंड किया तो वो होता है एवरेज स्पीड, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का आपने रेशियो फाइंड किया तो वो होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेफिनेशन वाइज अगर कोई तुमसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो डेफिनेशन वाइज आप सिंपल बोलोगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे मैं अगर बोलूं कि कोई व्हीकल था जो मूव कर रहा था और मुझे उस व्हीकल का एग्जैक्टली 12 बजे उस व्हीकल का क्या स्पीड है मुझे एग्जैक्टली वो जानना है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो भी आप जानना चाहते हो। अब फाइंड कैसे करेंगे? तो हमने एवरेज वेलोसिटी ऐसा देखा है, या एवरेज स्पीड जो था ना, एवरेज स्पीड हमने क्या देखा था? एवरेज स्पीड हमने देखा है टोटल डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल हो गया उसका जो रेशियो, उसको मैंने एवरेज स्पीड लिखा था। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करेंगे। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो डेल्टा टी है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब टेंडिंग टू जीरो नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है उसका वैल्यू, मतलब वो जीरो को अप्रोच कर रहा है अगर, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये सब देख के घबराना नहीं है, इसका बस मतलब ऐसा हो गया कि बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो उसका वैल्यू है। अब यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी। अब अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या होगा? मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो समय के बीच का जो अंतराल है वो टेंडिंग टू जीरो है, डेल्टा टी का एक्चुअल मतलब क्या होगा? t2 - t1, दो समय के बीच का डिफरेंस। अब अगर दो समय के बीच का डिफरेंस बहुत ही छोटा है, ना के बराबर है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा होगा क्या? अब जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इस पूरे को, ये जो एवरेज स्पीड होता है जब मैं टाइम का वैल्यू बहुत छोटा ले रहा हूँ, टाइम का क्या बहुत छोटा ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा इंस्टेंटेनियस मतलब सिर्फ ऐसे लिख देंगे वो इंस्टेंटेनियस हो गया। और ये पूरा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ये सब बदल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ds अपॉन dt। मतलब अगर कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है तो सिंपली क्या कर देंगे? ds अपॉन dt का रेशियो फाइंड कर लेंगे। ये dt बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम को मैंने dt लिखा, और उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम ds का जो डिस्टेंस था
इन दोनों का जो रेशियो होता वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना है तो ऐसा लिख देंगे, वेलोसिटी के ऊपर एरो बना देंगे, वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, उसको ऐसा लिख देंगे dr वेक्टर अपॉन dt, इस तरह से लिख देंगे। अब ये इंस्टेंटेनियस, अगर एरो बना दिया मतलब ये वेलोसिटी है, और अगर एरो नहीं बनाया है मतलब वो क्या कर रहे हैं, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक चीज मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखना है, मान लो a और b पॉइंट के बीच में जो गैप है बहुत छोटा है, ये थोड़ा बनाया गया है बड़ा विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो ये क्या है, ये जो डायग्राम है a और b के बीच का जो डायग्राम है वो 1000 टाइम मैग्नीफाइड है, मतलब 1000 गुना मैग्नीफाइड किया गया, तब a और b के बीच में ये दूरी दिख रही है। अब a और b के बीच में मान लो पार्टिकल ऐसा कुछ चला है, पार्टिकल a से b ऐसा कुछ चला है, तो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है, ये जो क्रिकेट लाइन है उसका जो लेंथ होता वो उसका डिस्टेंस होता, और डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लेकिन इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए या इतने पास पास रखे हुए दो पॉइंट के लिए अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम मान सकते हैं क्या? तो अगर मैं बोलता हूं कि ये जो डेल्टा टी है, अगर ये डेल्टा टी है ये बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, अगर टेंडिंग टू जीरो है, इस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है या जो डिस्टेंस होता है या जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना सिर्फ, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी। अब आपको याद रख क्या क्या रखना है, वेलोसिटी और स्पीड दो अलग अलग बातें हैं। वेलोसिटी आपको डिस्प्लेसमेंट का ज्ञान करवाएगा और स्पीड आपको डिस्टेंस का ज्ञान करवाएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड सेम कब हो सकते हैं? अगर मैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सिर्फ एक ही केस में सेम हो सकते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए हुए। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा बिना अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए, तब पार्टिकल का स्पीड और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, सेम हो जाएगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, हम बात कर रहे हैं उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करूं या इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों के वैल्यूज में सेम रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि मैंने जो टाइम इंटरवल लिया है वो बहुत ही छोटा है। अब इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर अपन ऐसा मान सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये हमेशा बराबर है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में अगर मैं कंपेयर करूं तो वो सिर्फ एक केस में सेम हो सकते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये जो बातें मैंने भी बताई है ना, वो एकदम दिमाग में बैठा के रख लेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट, आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आज अपने को स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन, आज अपने को स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन, और आज तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। आज क्या होगा, बहुत सारे डाउट जो तुम्हारे अपने मन में बैठा रखे हैं, ठीक है, भतेरे डाउट, भर भर के जो डाउट्स तुमने रखे हैं वो सारे डाउट्स आज खत्म होंगे। कैसे खत्म होंगे? तो पहले बात करते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या, उसके बाद क्या करेंगे, डाउट्स खत्म करेंगे। देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि पार्टिकल का स्पीड अगर आपको गिवन है, पार्टिकल का स्पीड अगर आपको गिवन है तो आपको ये पता चल जाता है कि एक सेकेंड में वो कितना आगे बढ़ा, एक सेकेंड में वो कितना आगे बढ़ा, ये आपको पता चल जाता है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये डेफिनेशन आपने पढ़ा है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बचपन से पढ़ रहे हैं सर, यही तो डेफिनेशन सिखाया था स्कूल वालों ने भी, बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्यों नहीं बोला था? उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी?
क्या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के चेंज होने से होगा, स्पीड के चेंज होने से होगा, दोनों से होगा? अच्छा सर आप तो कंफ्यूजन में डाल रहे हो, देखते हैं। ये डेफिनेशन है, अभी मैं डेफिनेशन के साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ कर रहा, बस डेफिनेशन याद रखते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूं कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मैंने बोला कि कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये अपन ये जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। मैं इस g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। ये जो मैंने लिखा था g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं इसको तोड़ के ऐसा भी तो देख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज होगा। क्या मतलब है सर इसका? देखते हैं एग्जांपल। मान लो ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, कुछ तो बिल्डिंग का टॉप था। यहां से मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। जब भी मैं बोलूंगा कि पार्टिकल को ड्रॉप किया है मतलब उसका इनिशियल स्पीड कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। जब भी मैं बोलूं कि मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया, कुछ हाइट पे गए, अपने फ्रेंड को ले गए कुछ हाइट पे, चलो तुम्हें आसमान दिखाते हैं, और वहां से उसको ड्रॉप कर दिया, ऐसे उठा के आराम से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 रखा है। अब जैसे ही तुम ड्रॉप करोगे, धरती नीचे बैठी है, धरती माता, धरती प्यार करती है, धरती बोलेगी आजा आजा आजा। अब धरती क्या कर रही है, बुला रही है उसको। अब धरती किसी भी ऑब्जेक्ट को ना एक फोर्स से नीचे बुलाती है, जिसको उस ऑब्जेक्ट का वेट कहेंगे, एनएलएम में देखेंगे। धरती क्या कर रही है, इसको नीचे बुला रही है, और इसके पास एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, कितना, तो एक्सेलरेशन का जो रेट है g वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इससे क्या समझ रहे हैं सर? इससे ये समझेंगे कि पार्टिकल, जैसे जब पार्टिकल को जब आपने ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गया है सर। इसका मतलब घड़ी घड़ी उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा है उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब कैसे बढ़ रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है कि कितना बढ़ेगा? तो ये डिसाइड कर रहा है एक्सेलरेशन, ये डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन की कितना बढ़ेगा। एक्सेलरेशन ये बोलता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन में क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब फिजिक्स में कभी भी अगर आप चेंज निकालते हो तो चेंज का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि मुझे चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा वी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कभी भी फिजिक्स में चेंज वाला वर्ड दिख जाए मतलब फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो तुमको चेंज मिल जाएगा। और फिर से ये वर्ड लिखा हुआ है रेट। रेट बोलता है कि अगर मैंने कभी भी किसी भी फिजिक्स वाले डेफिनेशन में रेट वाला वर्ड दिख जाए मतलब आपको क्या करना है, समय से डिवाइड कर देना है, डेल्टा टी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है ना, ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऐसा कुछ आ जाता है v माइनस यू अपॉन टी, ऐसा कुछ तुमने पढ़ा होगा। ये डेल्टा टी टी के बराबर हो जाएगा जब मैंने t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया होगा। t इक्वल टू 0 क्या होता है, t इक्वल टू 0 क्या होता है बोलो, t इक्वल टू 0 होता है जब धरती बन रही थी उसको हमने बोला t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 सेकंड क्या होता है, जब धरती बन रही होगी तब हम t इक्वल टू 0 सेकंड बोलते हैं क्या ना। तो फिर जब से फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हुआ तब से t इक्वल टू 0 है। तुम्हारा 10th खत्म हुआ था, उसके बाद जब तुम जैसे ही तुमने पेस में एडमिशन लिया उसके बाद का जो टाइम है वो t इक्वल टू 0 सेकंड है, ऐसा है क्या? नहीं। तो फिर क्या है t इक्वल टू 0? t इक्वल टू 0 का मतलब है जब से आपने मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया, आपने जब से मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया, आप क्या बोलोगे, वो जो टाइम है वो कितना है, 0 सेकंड। जैसे आप एक वहां से नागपुर से एक बस चल के आ रही थी, सुबह 10 बजे चली थी वहां से, तुमने यहाँ पे 12 बजे देखा उसको, सुबह 10 बजे वहां पे चलती थी, तुमने 12 बजे देखा, तो तुम क्या बोलोगे, समय 0 में निकले क्या है, 10 बजे है क्या? नहीं, मोशन उसका तभी स्टार्ट हो गया। तुमने कब एनालाइज करना स्टार्ट किया? तुमने एनालाइज करना स्टार्ट किया जब वो पंचवटी स्क्वायर में आ गया, तब तुमने उसको देखा तो समय हो रहे थे 12, तो तुम क्या बोलेगा, अच्छा भाई साहब 12 जो बजे वो मेरे लिए क्या है, 0 सेकंड है। तो 0 सेकंड का मतलब होता है जब आपने मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया। अच्छा, तो ये जो डेल्टा टी है, ये जो डेल्टा टी है इसको मैं टी भी मान सकता हूँ, क्यों? क्योंकि
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल टाइम मान लो किसी टी टाइम के बाद में सोचो कि क्या कहानी, t इक्वल टू 0 जब मैंने उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, किसी समय t के बाद, मान लो अभी 0 था, कुछ ना कुछ टाइम होगा ना, मान लो किसी समय t के बाद मुझे उसकी कहानी जाननी है, तो मैं डेल्टा t को क्या लिखूंगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम तो 0 था सर, तो मैं इसको सिंपली t लिख सकता हूं क्या, तो मैंने लिखा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एक्सेलरेशन डेफिनेशन वाइज ये v माइनस u अपॉन t आ रहा है क्या। अब यहां पर मेरे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का यूनिट है वही चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट होगा। जैसे तुमने अगर लेंथ में से कुछ लेंथ काट लिया, जैसे मैंने बोला कि 10 मीटर में से 6 मीटर काट के अलग कर दो, तो क्या बचेंगे, 4 मीटर पर सेकंड बच जाएगा क्या। वो एक ऐड आता था कैडबरी का, पिताजी की पतलून 2 बिरान छोटी कर दो। तो पिताजी की पतलून अगर तुमने 2 बिरान छोटी कर दी, तभी बचा तो पतलून ना, ऐसा तो नहीं था ना कि पतलून था 2 बिरान छोटी होगी वो शर्ट बन गया, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम दो एक जैसे क्वांटिटी को प्लस माइनस करोगे अगर, तो क्वांटिटी नहीं बदलेगा। जैसे मैंने बोला कि एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस तरफ से और किसी ने और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जब दोनों को ऐड करोगे तो फोर्स प्लस फोर्स मिलके क्या हो जाएगा, मास हो जाता है क्या ऑब्जेक्ट का, नहीं, वो तो फोर्स ही रहेगा ना। इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन ऐड करके 20 न्यूटन। तो जब भी मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये यूनिट एंड डायमेंशन में वैसे सिखाऊंगा। अब मैंने बोला कि एक्सेलरेशन जो है वो v माइनस u डिवाइडेड बाई t है। v माइनस u का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। अब इसको तोड़ के देखो, वहां पे मैंने बोला कि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। मैं इसको ऐसा भी देख सकता हूं ना, 10 मीटर पर सेकंड पर 1 सेकंड, मैं ऐसा भी देख सकता हूं ना। मैंने g को बोल दिया, g क्या है, 10 मीटर पर सेकंड पर 1 सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी बदलेगा, या अभी तुम समझो वेलोसिटी स्पीड सब सेम है, वेलोसिटी बदलेगा, ठीक है, किस रेट से बदलेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बदलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला था कि जब मैंने इसको ड्रॉप किया तब समय 0 सेकंड था, t इक्वल्स टू 0 सेकंड, अगर t इक्वल्स टू 0 सेकंड में उसका वेलोसिटी 0 है ना, 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मान लो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे अगर मैंने इसको देखा, यहां पे मेरे को देखा, तो इस एक्सेलरेशन के कारण ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या करेगा, वो इसके स्पीड को बढ़ा देगा। कितने से, तो 10 से बढ़ा देगा। अब इसका स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड के बाद अगर देखोगे, मान लो 2 सेकंड के बाद तुमने देखा तो उसका स्पीड बढ़ गया, कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। एक और सेकंड के बाद देखा अगर, तो उसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इसका मतलब एक चीज तो श्योर हो गया है भाई साहब कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड में बढ़ता जाएगा। जब समय स्टार्ट 0, जब 0 सेकंड पर थे या जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने ड्रॉप किया था मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 था। 1 सेकंड के बाद मैंने देखा कि पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 2 सेकंड के बाद मैंने देखा 20 हो गया, 3 के बाद 30 हो गया एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन का रेट है 10 मीटर पर सेकंड पे, वो क्या कर रहा है, वो हर एक 1 सेकंड में पार्टिकल के स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दे रहा है क्या, बिल्कुल सर बढ़ा दे रहा है। मान लो मैं बोलता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 नहीं है 5 है। मान लो मैं बोलता कि यहाँ पे कुछ जादू हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जादू हो गया, धरती पलट गई, आत्मा आ गई, कुछ भी जादू हो गया यहाँ पे। अब जादू होने के कारण g का वैल्यू चेंज होके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 सेकंड तक तो एकदम आराम से गिरा, 3 सेकंड तक कुछ नहीं बदला था धरती में, सब कुछ सही से चल रहा था। 3 सेकंड पे अचानक से जादू हो गया, ऐसा जादू हुआ, जादू होने पे g का वैल्यू जो था वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। अब क्या होगा भाई साहब, जैसे ही g का वैल्यू, पहले जो स्पीड था वो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चेंज हो रहा था, अब g कैसे चेंज हो, अब जो वेलोसिटी वो कैसे चेंज होगा, 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। इसका मतलब t इक्वल्स टू 4 सेकंड में अगर किसी ने आपसे स्पीड पूछा होता ना तो 40 नहीं बोलते, आप क्या बोलते, 35 मीटर पर सेकंड बोलते। समय को अभी भी नहीं समझ पाया, सिंपल सा बात है भाई साहब। अगर एक्सेलरेशन, अभी के तो इतना समझे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या समझेंगे, अगर एक्सेलरेशन है तो समय के साथ पार्टिकल के स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, या स्पीड तो मैग्नीट्यूड ही है, समय के साथ
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। इतना आप याद रख सकते हो। कितना बढ़ेगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सेलरेशन का रेट। अगर एक्सेलरेशन का रेट 10 का है मतलब हर एक 1 सेकंड के बाद स्पीड को 10 से बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अगर एक्सेलरेशन का रेट 5 का है, अगर एक्सेलरेशन का रेट 5 का है इसका मतलब हर एक 1 सेकंड के बाद स्पीड को 5 से बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अगर एक्सेलरेशन का रेट 2 का है तो हर एक 1 सेकंड के बाद स्पीड को 2 से बढ़ाना स्टार्ट कर दो। आई होप ये समझ में आया होगा। तो एक्सेलरेशन का अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बोलूं तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस रेट से एक पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा, या वेलोसिटी चेंज अभी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज बोल रहा हूं मैं। किस रेट से पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या किस रेट से पार्टिकल का स्पीड चेंज होगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है एक्सेलरेशन। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो उसके स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अभी भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में यही समझेंगे। सर मेरे को अभी भी नहीं समझ में आया एक्सेलरेशन, हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाली, एक और चीज ध्यान देने वाली क्या है? पहले एक्सेलरेशन का रेट कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मैंने t = 0 पे गिराना स्टार्ट किया उससे तो एक्सेलरेशन का रेट था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्पीड बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ रहा था। किस रेट से बढ़ रहा था? 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा था। 1 सेकंड के बाद 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 30, ऐसा हुआ ना? 3 सेकंड पे जादू हुआ था वैसे। 3 सेकंड पे जादू हुआ था और जी का वैल्यू चेंज हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। क्या जादू हुआ, किसने किया, मेरे को नहीं पता। अब बिकॉज ऑफ दिस जादू, बिकॉज ऑफ दिस जादू के कारण जी का वैल्यू जब चेंज हुआ तो स्पीड अभी भी बढ़ रहा है, स्पीड अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अब 5 के रेट से बढ़ रहा है। 35 होता, 40 होता, 45 होता, 50 होता एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता गया। मान लो मैं बोल रहा हूं कि 4 सेकंड तक एकदम सही चला, ये 5 सेकंड तक चलने देते हैं। 5 सेकंड तक एकदम सही चला, t = 5 सेकंड, एग्जैक्टली t = 5 सेकंड पे इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब t = 5 सेकंड के बाद फिर से डबल जादू हो गया, जादू स्क्वायर। t = 5 सेकंड के बाद जादू का स्क्वायर हो गया, डबल जादू हो गया। अब बिकॉज ऑफ दिस डबल जादू अब g का वैल्यू क्या हो गया? g का वैल्यू चेंज होके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा? स्पीड अभी भी बढ़ेगा भाई साहब, स्पीड अभी भी बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से? अब 2 के रेट से बढ़ेगा। 40 हुआ था ना, 1 सेकंड बाद 6 सेकंड के बाद अगर आप देखते हो तो ये हो जाता है 42, 7 सेकंड पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 44 एंड सो। इस तरह से क्या होगा? पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले 10 का था तो 10 से बढ़ रहा था, 5 का हो तो 5 से बढ़ रहा है, 2 का हो तो 2 से बढ़ेगा, 1 का हो तो 1 से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। आई होप कि एक्सेलरेशन की कहानी समझ में आई। थोड़ी बहुत बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो मैं समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि अगर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो कहानी क्या है, ये मैंने अभी समझाने की कोशिश की है। स्क्रीन पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे, आगे बताते हैं। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में डिफरेंस समझते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में उनको कंफ्यूजन, वो पूरा काइनेमेटिक्स सीख लेंगे लेकिन उनको यही समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है और रिटार्डेशन का मतलब क्या है। तो आपको ध्यान से समझना है कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ध्यान से देखना। मान लो वही हमारी धरती माता, और धरती माता के सरफेस पे खड़े होके एक पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं। कितने स्पीड से? मान लो फेंक देते इसको 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार्टिकल को ऊपर फेंकते, ठीक है? कोई एम मास का ऑब्जेक्ट था, वैसे मास का कोई लेना देना नहीं है अपने काम की। अभी 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है। अब सर ऐसा तो हमने बहुत बार फेंका है पहली बार, हमने तो ऐसा बहुत बार फेंका है सर। पार्टिकल है जमीन पे रखे, अच्छा पार्टिकल ऐसे ऐसे रखा हुआ, ऐसे हाथ में ऐसे रखा हुआ, खुद ब खुद ऊपर उड़ने लगता है क्या? ऐसा रखा, देख रहे अचानक से उड़ने लगा, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा हो रहा है ना तो भूत है। मैं बोल रहा हूँ बच्चे भाग लो, अपने से तो नहीं होता है। मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचोगे तो अपने से तो नहीं होता है, इसको फेंकना पड़ता है। जब आप ऊपर में आपने रखा था, टॉप में, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था, जब बिल्डिंग के हाइट से आपने छोड़ा था तो वो खुद ब खुद गिर जा रहा था। बिल्डिंग के हाइट पे जब आपने रखा था तो खुद ब खुद नीचे गिर रहा था।
अब जब आपको नीचे से ऊपर फेंकना है तो आपको उसको फेंकना पड़ता है, उसको ऐसे थ्रो करना पड़ता है। इसका मतलब जब आप थ्रो करना चाह रहे हो, ऊपर फेंकना चाह रहे हो, तो आपको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना है। बिल्कुल, आपको उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। अगर आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया ना तो कभी नहीं जाना है। ये बात तो लॉजिकल है, तुमको समझ में आता है। मान लो मैंने इसको जब ऊपर फेंका तो इसका इनिशियल वेलोसिटी या समय कितना है अभी 0 सेकंड। मैंने इसको जब फेंका ऊपर 0 सेकंड, मतलब जब मैं मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट करूंगा उस समय को मैं बोलूंगा 0 सेकंड। 0 सेकंड का कभी ये मतलब नहीं है कि जब धरती बननी स्टार्ट हुई थी, वो जब बिग बैंग थ्योरी सब चल रहा था तब का जो समय है वो 0 सेकंड है, या जब से फिजिक्स वाला क्लास स्टार्ट हुआ है तब से 0 सेकंड है, या जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से 0 सेकंड है। सब गलत सोचना है। जब से तुम मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे वो 0 सेकंड। बात समझ में आएगा? 0 की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, 0 नहीं है तो कुछ नहीं। तो मैंने बोल दिया कि t 0 सेकंड में मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका, कितने स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अब समय शून्य पर जो पार्टिकल का स्पीड होता है ना, या इनिशियल जब आपने मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया और जो भी आपने उसको इनिशियल स्पीड दिया उसे बोलेंगे इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। बेसिक अगर आपको साइन कन्वेंशन या जो टर्म यूज करते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि u का वैल्यू कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब अपना बेसिक नॉलेज क्या बोलते हैं ना, ऐसा तो फेंका ही होगा, नहीं फेंका है तो खुद को फेंक के देखिए, खुद को कैसे फेंकेंगे। नहीं फेंका है तो ये ऐसा रिमोट पकड़ेंगे टीवी का, घर में ऐसे रिमोट पकड़ेंगे टीवी का, ठीक है, ऐसा फेंक के देखिए और कैच करेंगे, ये गारंटी के साथ है, नहीं तो तुम्हारे घर वाले को उड़ा देंगे। तो मैंने पार्टिकल था 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। अब इसमें ना थोड़ी क्या कहानी चलेगी वो देखते हैं। जैसे ही ये धरती से दूर जा रहा है, धरती क्या बोल रही है, धरती और ये कांटेक्ट में, धरती को अच्छा लग रहा है। अब जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना तो धरती को लगेगा कि ये मेरे से दूर जा रहा है, धरती को लगेगा कि ये मेरे से दूर जा रहा है। अब धरती को ऐसा लगा कि मेरे से दूर जा रहा है तो धरती बोलेगी नहीं, तुमको नहीं जाने देंगे, तुमको नहीं जाने देंगे। तो धरती इसको हमेशा क्या कर रही है, हमेशा एक फोर्स से बांध के रख रही है। धरती इसको हमेशा एक फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा आगे जाके, उससे इसको बांधने की कोशिश करती है हमेशा। पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, हमेशा धरती क्या करती है, इसको अपनी तरफ खींच रही है। उसके कारण से क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ना उस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन, अब सिंस फोर्स धरती हमेशा अपनी तरफ खींच रही है तो धरती अगर अपनी तरफ खींच रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? अब तुमने पार्टिकल को स्पीड दिया है, अगर तुमने पार्टिकल को स्पीड दे रखा है ना तो पार्टिकल क्या करेगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसका स्पीड है या वेलोसिटी। तुमने अगर पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे रखा है तो पार्टिकल हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी। क्लियर है क्या? तो मैंने पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रखा था और धरती जो है वो उसपे एक एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो एक्सेलरेशन कितना है, वो एक्सेलरेशन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो रिटार्डेशन का मतलब क्या है। जब आपने पार्टिकल को टॉप से ड्रॉप किया था ना, यहां पे जब आपने इसको ड्रॉप किया था तो इसकी चलने की टेंडेंसी थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, और जो फोर्स था, फोर्स मतलब अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, और चलने की टेंडेंसी, चलने लगी है हवाएं तो चलने लगी है टेंडेंसी, चलने की टेंडेंसी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फोर्स जो पार्टिकल में लगेगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन, इस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो हमने अभी देखा कि जब भी पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसका समय के साथ उसके जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाता है, हमने अभी देखा था। मतलब इस वाले केस में क्या हो गया, अगर चलने की टेंडेंसी और फोर्स का डायरेक्शन एक जैसा है तो पार्टिकल का जो स्पीड है वो समय के साथ बढ़ रहा था ना, जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा था, नीचे गिरते गिरते क्या होता है, इसका स्पीड बढ़ रहा था। अच्छा, मैं सिर्फ यहीं तक के मोशन के बारे में कंसर्न हूं जब तक इसने जमीन को हिट नहीं किया है। जैसे ही वो जमीन को हिट कर लेगा वो अलग चैप्टर हो गया, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जब भी मैं बोलूं इस तरह का मोशन, मतलब जमीन को हिट करने से जस्ट पहले के बारे में बात की जाएगी। अब ये सिचुएशन और वो सिचुएशन देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो चलने की टेंडेंसी क्या है, इस बार ऊपर है, पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है, और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब भी चलने की टेंडेंसी और फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, इस तरह के सिचुएशन को क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन।
एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम पहले हम क्या कर रहे हैं ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। एक बार मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझ में आ जाएगा ना, तो प्लेन में मोशन कैसे होगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, वो सारा कुछ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सही है, ठीक है। मतलब अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ पार्शियल सही है। धीरे धीरे समय के साथ जब आपका ज्ञान हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला कि जब मैंने इससे पहले वाला केस देखा था, उसमें चलने की टेंडेंसी और फोर्स का डायरेक्शन एक जैसा था। इसका मतलब समय के साथ मैंने ये देखा कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है, या उसको मैंने क्या बोला था, पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब रिटार्डेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन का मतलब बहुत लोगों के मन में ये बैठा ना कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन। गलत सोचना है भाई साहब, ये बहुत ही गलत सोचना है, निहायत ही गलत सोच है। इस तरह का सोच अगर अपने दिमाग में आता है तो गायब कर देंगे उस तरह की सोच को, आने ही नहीं कभी। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं, ये चाहो तो नोट करके लिखेंगे। अभी अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फ्री फॉल वाले, तब आपको समझ में आएगा जो आपका मिस्टेक जो आपको मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला कि रिटार्डेशन का सिर्फ एक ही मतलब है। क्या मतलब है? चलने की टेंडेंसी और फोर्स का डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो वो रिटार्डेशन। जैसे पार्टिकल जाना चाहता है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये क्या है, रिटार्डेशन। अब सर रिटार्डेशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन में स्पीड तो 10 के रेट से बढ़ा था, रिटार्डेशन में क्या होगा? तो रिटार्डेशन का रेट कितना है? g है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रेट है क्या? हर एक 1 सेकंड में पार्टिकल का जो स्पीड है ना, वो अब 10 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन जब था तो पार्टिकल का स्पीड 10 से हर सेकंड में बढ़ रहा था। रिटार्डेशन जब है तो पार्टिकल का स्पीड हर सेकंड में 10 से कम होगा। मतलब समय शून्य पर इसका स्पीड है 30। एक सेकंड पर अगर बात करोगे ना, एक सेकंड पर, तो आप देखो कि पार्टिकल अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है। जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, पार्टिकल उस डायरेक्शन में भागेगा। पार्टिकल जाएगा ऊपर, लेकिन अब इसका जो वेलोसिटी है या जो इसका स्पीड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो 20 हो गया। कम क्यों हो गया भाई? क्योंकि रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन होता ना कभी भी इंक्रीज करता। अच्छा, एक सेकंड बाद ये था, 2 सेकंड के बाद क्या कहानी रहेगी? t = 2 सेकंड पे इसका जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 10, और कम हो गया, 10 से और कम हो गया। 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा? t = 3 सेकंड पर आप सोचोगे तो इसका v हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एग्जैक्टली 3 सेकंड पे उसका स्पीड 0 हो गया था। अब जैसे ही स्पीड 0 हो गया, और ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं सर, कैसे जा पाएगा? इसको ऊपर कौन लेके जाता है? ये स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 30 से लेके जा रहा है, यहाँ पे 20 से लेके जा रहा है, यहाँ पे 10 से लेके जा रहा है। अब थोड़ी लेके जा पाएगा? अब तो खुद 0 हो गया। 0 हो गया मतलब वो अब उसको लेके नहीं जा सकता। मतलब एग्जैक्टली 3 सेकंड पे पार्टिकल जो है ना वो रुक जाएगा। एग्जैक्टली 3 सेकंड पे पार्टिकल का अगर कोई स्पीड पूछेगा तो आप क्या बोल दोगे? 0 है, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 सेकंड पे हाइट है ग्राउंड से, ये जो 3 सेकंड पे हाइट है ग्राउंड से, ये उसका h max हो गया है। मैक्सिमम दूरी जो वो ग्राउंड से अटेन कर सकता है। अगर इससे ज्यादा ऊपर वो नहीं जा सकता, मतलब वो उसका h max हो गया ना। अगर ये इसका h max है तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे कि वो 3 सेकंड पे अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। अब क्या करेगा? 3 सेकंड के बाद वो वहां पे रुका होता है क्या? जब बॉल को ऊपर फेंकते थे तो वहां रुका रहता है आसमान में, जब मर्जी करता है तब वो नीचे आता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो नीचे आएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा उसका तुरंत से वो नीचे आना स्टार्ट करता है। क्यों नीचे आ रहा है सर? अब ध्यान से सोचो, ये जाते वाला रास्ता था, अब आता वाला मैं इधर से बना रहा हूं। ऐसा बना रहा हूं क्यों? क्योंकि अगर इसे बनाओ तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो अभी समय कितना हो गया है? अभी समय हो गया है 3 सेकंड। अभी समय कितना हुआ है? मतलब घड़ी से मैंने तुमको टाइम नहीं पूछा है। अभी यहाँ पे समय कितना है? 3 सेकंड। 3 सेकंड पे अब इसका इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बोलूं तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया क्या? और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम सोचो, पार्टिकल रुका हुआ है, 0 है, तो किधर चलेगा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन चलेगा क्या? समय को नहीं समझ में आया। तुम सोचो ऐसे, मान लो एक पार्टिकल है, रेस्ट में रखा है, तुम्हारी स्कूटी रेस्ट में रखी है, तुम ऑन करते ही स्कूटी को एक्सेलरेट करते हो क्या? बूम बूम बूम, तुम उसको एक्सेलरेट करते हो क्या? अब जैसे ही तुम एक्सेलरेट करते हो आगे भागना स्टार्ट करता है। हाँ यार, जैसे ही तुमने एक्सेलरेट किया तब वो आगे भागना स्टार्ट करता है। तुमने एक्सेलरेट किया मतलब क्या हो गया? वो जो इंजन था ना तुम्हारी गाड़ी के अंदर का जो इंजन था, उसने एक फोर्स जनरेट किया आगे के डायरेक्शन में। अब जैसी फोर्स आगे के डायरेक्शन में जनरेट हो गया, तुम्हारा जो स्कूटी था वो आगे भागना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है?
इस वाले पॉइंट पर अगर देखोगे तो वेलोसिटी तो है नहीं सर, तो अभी कैसे डिसाइड करें इसको कहां पे जाना है? तो ये देखेगा फोर्स जिस डायरेक्शन इसको ले जाएगा ना उस डायरेक्शन जाएगा ये। यहाँ पे जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी जीरो हुआ है, फोर्स जीरो हो गया क्या उसके? नहीं सर, अभी भी फोर्स लग रहा है, धरती माँ पे इसको अभी भी खींच रही है। अगर धरती माँ पे इसको अभी भी खींच रही है मतलब ये अभी भी क्या करेगा, नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अब जब ये नीचे गिरेगा तो फिर से जब आप 1 सेकंड के बाद बोलोगे ना तो समय हो गया 4 सेकंड। अब अगर इसमें अब ये क्या हो गया, चलने की टेंडेंसी नीचे और फोर्स भी नीचे, अब ये एक्सेलरेट करेगा। यहां से मान लो ये ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचा तब ये रिटार्ड कर रहा था, टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड में आएगा तो एक्सेलरेट करेगा। कैसे एक्सेलरेट करेगा? t 4 सेकंड में जब इसका स्पीड देखोगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, t 5 सेकंड में स्पीड देखोगे तो 20 मीटर पर सेकंड, और t 6 सेकंड में जस्ट ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तब इसका स्पीड वापस से 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सर मेरे को समझ ही नहीं आया एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है। एक्सेलरेशन मतलब चलने की टेंडेंसी और फोर्स का डायरेक्शन अगर एक जैसा है तो एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन मतलब हो गया चलने की टेंडेंसी और फोर्स का डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। हम बहुत बार क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, हम बहुत बार क्वेश्चन में यूज करते हैं कि अगर रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन माइनस में रख देंगे, लेकिन वो गलत सोचना है। कैसे गलत सोचना है? जब इसके प्रॉब्लम्स कराऊंगा तब वो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है और रिटार्डेशन क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें एकदम नोट को एकदम क्या बोलना, दिमाग के अंदर, दिमाग को खोल के एकदम डाल देना है दिमाग के अंदर। क्या है तो सबसे पहले अगर पार्टिकल, तुम चाहो तो लॉजिकली बता सकते हो, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, सोच के बताना, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी जीरो। अगर पार्टिकल का, एक मिनट में देख लेता हूं थोड़ा बड़ा ना हो जाए वीडियो, अगर बड़ा होगा तो फिर पॉज करके स्टार्ट करते हैं, नहीं चलेगा। अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल है और पार्टिकल का ऐसा है, क्वेश्चन पूछते हैं कि if speed of a particle is zero that implies acceleration is equals to zero। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों? ये आपके मन में सोचना है। क्या अगर किसी पार्टिकल का स्पीड जीरो है मतलब उसका वेलोसिटी जीरो है क्या? नहीं, गलत सोचना है। क्यों गलत सोचना है? देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो, जब हमने इसको ऊपर लिखा था ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहां पे पार्टिकल का स्पीड कितना? जीरो है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड जीरो है। टॉप मोस्ट पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है। टॉप मोस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पार्टिकल का स्पीड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो पार्टिकल का स्पीड जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नहीं। देखो एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नहीं। यहां पर भी धरती है, यहां पर भी धरती है, यहां पर भी धरती खींच रही है। ऐसा थोड़ी होता है कि पार्टिकल अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो धरती बोली मेरा काम खत्म, अब मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगाने वाली, पहुंच तो गया वो जहां पहुंचना था। धरती बोली नहीं, मैंने ही उड़ने दिया था, मैं ही खींच के वापस भी आऊंगी। धरती क्या करेगी? फिर नीचे को खींच के लाना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, एग्जांपल क्या बोलेंगे? टॉप मोस्ट पॉइंट इन फ्री फॉल। इस तरह के मोशन को फ्री फॉल बोलते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट इन फ्री फॉल, v जीरो है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। इसका एक और तगड़ा एग्जांपल है स्कूटी। तुम्हारी स्कूटी जनरली हर कोई ड्राइव कर लेता होगा। स्कूटी में क्या करते हो? जब तुम स्कूटी का सेल्फ स्टार्ट किया, जब तुमने स्कूटी का सेल्फ स्टार्ट किया तो तुम्हारी स्पीड कितनी है? सर जीरो है ना। ऐसा नहीं है स्कूटी ऐसे धक्का लेके ऐसे जा रहे हो तब जाके स्कूटी स्टार्ट होगी, ऐसा तो नहीं होगा। ढंग की स्कूटी अगर स्कूटी है तो मतलब जब तुमने स्कूटी का सेल्फ स्टार्ट किया तब तुम्हारा स्पीड था जीरो। अच्छा, तो फिर वो मूव कैसे करती है? स्कूटी मूव कैसे करती है? तुम एक्सेलरेट करते हो, और अगर अचानक से एक्सेलरेट करते हो स्कूटी उड़ भी जाती है। जब नया नया कोई बंदा स्कूटी चलाना सीखता है ना तो यही मैनेज करना होता है उसको कि कितना एक्सेलरेटर ले। अगर वो अचानक से एक्सेलरेटर ब्रुम कर देता है उड़ जाती है स्कूटी। तो अपन अगर ये बोल रहे हैं कि स्कूटी को चलाना था तो मैंने एक्सेलरेटर लिया। एक्सेलरेटर लिया मतलब मैंने क्या किया? मैंने उसमें एक फोर्स जनरेट करा दिया, स्कूटी के इंजन में एक फोर्स जनरेट करा दिया। अब वो जो फोर्स है, मान लो उसके कारण जो एक्सेलरेशन हुआ 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का हुआ, तो जैसे ही तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गया अब तुम्हारा स्पीड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम ये स्टेटमेंट सही बोल देते ना कि स्पीड जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो कभी भी तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। स्पीड जीरो अगर एक्सेलरेशन भी जीरो
इसका मतलब तुम्हारा गाड़ी भी रुका हुआ है और एक्सेलरेटर तुमने लिया, मान लो तुमने एक्सेलरेटर भी नहीं लिया, गाड़ी रुका हुआ है एक्सेलरेटर भी नहीं लिया, मतलब ये ट्रू हो सकता है लेकिन हमेशा ट्रू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे गाड़ी रेस्ट में है और तुमने एक्सेलरेटर भी नहीं किया, मतलब स्विच ऑन करके रखा है लेकिन एक्सेलरेटर लिए बैठ के अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, उस केस में क्या होगा, गाड़ी बढ़ रही है क्या? नहीं। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि उसका स्पीड 0 ही है, लेकिन जैसे ही तुम एक्सेलरेट कर देते हो उसका स्पीड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्पीड जैसे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कभी भी अगर ऐसा बोला जाए कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो क्या उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है। हमेशा 0 होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, हो सकता है, हमेशा 0 होगा, ये गलत सोच है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नोट करके लिखेंगे एग्जांपल के साथ, ठीक है। एग्जांपल लिख लेंगे मेरी स्कूटी, ठीक है, तुम्हारी अगर नहीं है तो किसी और की स्कूटी, पापा की स्कूटी, चचा की स्कूटी, मम्मी की स्कूटी, दीदी की स्कूटी, भैया की स्कूटी, जिसकी भी स्कूटी है। मेरी स्कूटी नहीं है तो मेरी स्कूटी मत लिखना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, if acceleration equals to 0 that implies speed equals to 0। ट्रू या फॉल्स? सोच समझ के बताना, मतलब सोच समझ के बताऊंगा तो नहीं, कोई चांस नहीं तुम्हारे बताने का, लेकिन सोचना, अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है मतलब उसका स्पीड 0 है, ऐसा हमेशा होगा? अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है मतलब उसका स्पीड हमेशा 0 है? नहीं भाई साहब, कांस्टेंट स्पीड का नाम भी तो चीज होता है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे भी उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, सॉरी t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे उसका स्पीड 10, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे भी 10, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे 10, हमेशा 10। एक पार्टिकल है वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 10 माइनस 10 हमेशा 0 आएगा। एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब पार्टिकल का स्पीड 0 होगा, गलत सोचना है। हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखना है। देखो अभी कुछ चीजें ना एकदम दिमाग को बैठा लेना, समझ में आ रहा है तभी ठीक है, नहीं आ रहा है तभी क्या बैठा लोगे? अगर एक्सेलरेशन है, अभी के लिए जब तक मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तब तक ये बोल लेना, अगर एक्सेलरेशन है मतलब समय के साथ पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, पहला पॉइंट। अगर रिटार्डेशन है, अब कैसे पता चलेगा रिटार्डेशन है? चलने की टेंडेंसी और फोर्स का डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो रिटार्डेशन है। अगर रिटार्डेशन है इसका मतलब समय के साथ पार्टिकल का जो स्पीड है वो कम होता जाएगा। बिल्कुल सर जी, ठीक है। फिर अगर रिटार्डेशन है तो समय के साथ पार्टिकल के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। किस रेट से कम होगा? तो जो भी रेट का एक्सेलरेशन, बात समझ में आया? जो भी रेट का एक्सेलरेशन है उस रेट से क्या होगा? कम होता जाएगा। ये भी समझ में आया सर? अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, इससे मैं कभी नहीं बोल सकता उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसका इनवर्स या इसका जो कन्वर्स है, अगर a इक्वल्स टू 0 है इसका ये मतलब कभी नहीं है कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो भी 0 है। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था, जादू वाला एग्जांपल। मैंने बोला कि पार्टिकल जो है पहले उसका एक्सेलरेशन था 10, फिर उसका एक्सेलरेशन आया 5, फिर उसका एक्सेलरेशन आया 2, वो रिटार्डेशन हुआ क्या? वो रिटार्डेशन हुआ क्या? नहीं। पहले उसका स्पीड चेंज हो रहा था 10 से, फिर स्पीड चेंज हो रहा है 5 से, फिर स्पीड चेंज हो रहा है 2 से, रिटार्डेशन हुआ क्या? नहीं। रिटार्डेशन का मतलब था स्पीड का मैग्नीट्यूड कम होना। कम हो रहा है क्या? नहीं भाई, बढ़ ही रहा है। पहले 10 से बढ़ रहा था, फिर 5 से बढ़ने लगा, फिर 2 से बढ़ने लगा, लेकिन बढ़ तो रहा है ना। रिटार्डेशन का मतलब सिर्फ एक ही है, अगर चलने की टेंडेंसी और फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है तो रिटार्डेशन है। तो जो पहला एग्जांपल मैंने लिया था ना, 10 से पहले चेंज कराया, फिर 5 से चेंज कराया, फिर 2 से चेंज कराया, तो थ्रू आउट वहां पर एक्सेलरेशन है, थ्रू आउट वहां पे स्पीड बढ़ रहा है, मतलब थ्रू आउट वहां पे क्या है? एक्सेलरेशन। तो आई होप ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कांसेप्ट तुमको समझ में आया होगा। वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये सब शायद आपको समझ में आया है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ना, उसको भी दो तरह से फाइंड करेंगे। एक हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन समझना थोड़ा आसान है। जब भी मैं बोलूं एवरेज,
जब भी अपन कैलकुलेट करेंगे एवरेज, इसका मतलब क्या होगा, एक समय के अंतराल में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस, अगर मेरे को जानना है तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कभी भी अगर मैं तुमसे पूछूं एवरेज, मतलब ऐसा मन में बैठा लेना, एवरेज अगर कोई पूछ रहा है मतलब वो किसी समय के अंतराल में पूछ रहा है, कोई टाइम इंटरवल है जिसमें वो आपसे क्या कर रहा है, आपसे वो एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि एग्जैक्टली at 12 am what was its velocity, what was its acceleration, मतलब वो आपसे उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहा है, तो ये बातें मन में बैठा के रखेंगे बिना कोई शक, बिना कोई कंफ्यूजन के। अभी एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरह से अगर लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब वो एवरेज है। एवरेज का मतलब वो जो तुम फॉर्मूला तुमने बचपन में कभी सीखा है ना, v माइनस u डिवाइडेड बाय t, वो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, v माइनस u डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ये डेल्टा t को ये लोग वो क्या लिख देते हैं, t लिख देते हैं। ये डेल्टा t जो है ना, उसी को वो क्या, एक्चुअल में डेल्टा t क्या है, एक्चुअल में डेल्टा t है फाइनल वेलोसिटी का समय माइनस इनिशियल वेलोसिटी का समय। अब अगर मैं बोलूं कि जब मैंने मोशन स्टार्ट किया था तो समय 0 सेकंड था, तो t2 माइनस t जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। t1 जो है वो 0 के बराबर है और t2 जो है वो अगर t के बराबर है, तो जब आप दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे तो वो t के बराबर आ जाएगा। तो यही तुमने डेफिनेशन ऐसा पढ़ा है, एवरेज एक्सेलरेशन माइनस v माइनस u डिवाइडेड बाय t। बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, आप क्या करना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर देना। वो क्या हो गया, वो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। सिंपल सा याद क्या रखना है कि अगर एक टाइम इंटरवल में मैंने एक्सेलरेशन फाइंड किया तो वो एवरेज है। इंस्टेंटेनियस कैसे ढूंढेंगे, तो ये जो डेफिनेशन यहां पर अगर मैं बोल दूं कि डेल्टा t का वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, v माइनस u का मतलब था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ये डेल्टा t टाइम अगर बहुत छोटा है तो बहुत छोटे टाइम में जो स्पीड में चेंज हुआ होगा वो भी बहुत छोटा होगा। डेल्टा t टाइम पे जो स्पीड में चेंज होगा वही बहुत छोटा होगा, तो इसको ना अपन ऐसा लिख सकते हैं a। अब सिंस डेल्टा t टेंडिंग टू 0 था तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको अपन क्या लिख देंगे, dv अपॉन dt। सर नहीं आया समझ में, इसी दिन के तुमको कैलकुलस सिखाया, इसी दिन के लिए ये सब पढ़ाने के लिए, ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सिखाया था ना वो इसी दिन पे सिखाया था कि अगर कहीं पे कल को कुछ ऐसा लिख दूं तो ऐसा मत सोचना कि सर ये किस दुनिया का आज पढ़ा रहे सर, ये हमारी दुनिया का तो नहीं है, पता लोग तंत्र लोग किस लोग का हम तो नहीं जानते इसको, ऐसा कुछ मैंने कैलकुलस में सिखाया है ऐसा, ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा मैंने कैलकुलस में सिखाया है आपको, आप देखना बेसिक लेक्चर्स। याद क्या रखने वाली बात है यहाँ पे, जब भी अपने का एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t करेंगे, यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा तो dt अपॉन dt। बात समझ में आया, तो ये पूरा खेल एक्सेलरेशन का है, ये पूरा खेल एक्सेलरेशन का है। तुम्हें एक हैबिट डालना है एनसीईआरटी को पढ़ने का, जब भी अपने से मत पढ़ना, जब भी मैंने कुछ पढ़ा दिया ना, मैंने कोई लेक्चर पढ़ा दिया तो एक आदत डालना है एनसीईआरटी बुक पढ़ने का, ठीक है। एनसीईआरटी बुक बहुत ही शानदार किताब है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त किताब है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स के लाइंस जो होते हैं ना वो क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपको कंसेप्ट नहीं आता, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी बुक पढ़ा आपने और आपको समझ में आया कि क्या बोला उसने, इसका मतलब आप कंसेप्चुअली क्लियर हो, तभी आप एनसीईआरटी बुक समझ पा रहे हो। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, कब पढ़ना है, जब मैंने पढ़ा दिया, जैसे मैंने अभी वेलोसिटी पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, ऐसे मैंने पढ़ा दिया। अब तुम क्या करना, टाइम निकाल के एनसीईआरटी बुक से ये सब पढ़ने की कोशिश करना। अगर तुमको हर एक लाइन समझ में आ रहा है, मतलब तुमको लेक्चर में लिखा हुआ हर एक चीज समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, टीचर को अगर जज करना है ना कि टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं, तो आप घर में जाके एनसीईआरटी बुक पढ़ो। अगर आपको एनसीईआरटी बुक का हर एक लाइन समझ में आ रहा है, मतलब आपके टीचर ने आपको ठीक ठाक पढ़ा दिया है, क्लियर है क्या। अब इसमें अपने को कुछ डेरिवेशन करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अपन क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। आज के दिन हो पाएगा क्या, एक दो फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अपन। देखो मैंने बेसिक तुमको सारे डेफिनेशंस बता दिए, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ फॉर्मूलाज आएंगे जो आप शायद पहले से भी जानते होंगे, लेकिन उनका डेरिवेशन आपको नहीं आता होगा शायद। तो अपन क्या करते हैं, उनके डेरिवेशंस के बारे में बात करते हैं। ये डिफरेंस हमने बता दिया। अब का टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मैं बोलूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब स्कूल ड्रेस में पहन के जो भाग रहे हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब है फिजिक्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन। हमने क्या क्या डेफिनेशन पढ़ा है, इंस्टैंटेनियस स्पीड को मैंने पढ़ा था ds/dt या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी बोलूं स्पीड बोलूं एक ही बात है क्या, क्योंकि छोटे से टाइम इंटरवल dt में ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है या इंस्टैंटेनियस स्पीड है या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड है, बोल सकते हैं। तो v = ds/dt। अब यहाँ पर जो भी s लिखूंगा ना, सब डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे जो भी मैं s लिख रहा हूँ वो सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। v = ds/dt ऐसा हमने पढ़ा था। हमने और क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा dv/dt, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt आया है। ये एक डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन का एक डेफिनेशन। आप एक्सेलरेशन के और डेफिनेशन बना सकते हो, कैसे देखो, d/dt ऑफ v, ऐसा है क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, d/dt ऑफ v के बेस पे ये लिख सकते हैं क्या, ds/dt। अब d/dt मैंने बताया था वो एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो d/dt यहाँ पर भी, d/dt यहाँ पर भी। इसको जब अरेंज करके लिखोगे, सरिया के लिखोगे ना, तो आप इसको ये लिख दोगे d2s/dt²। ठीक है, ये d2s/dt² का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s। d2s/dt² का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s। अगर एक बार लिखा है d/dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v, अगर d2/dt² लिखा है मतलब कुछ नया नहीं सोचना, एक बार डिफरेंशिएट करो, एक और बार डिफरेंशिएट करो, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। ये सेकंड डेफिनेशन है, ये एक्सेलरेशन का सेकंड डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन का पहला डेफिनेशन ये है, एक्सेलरेशन इज dv/dt पहला डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इज d2s/dt², ये दूसरा डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन क्या है, हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो dv/dt है क्या। मैथ्स में हमने पढ़ा है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवीजन अलाउड है। मैथ्स में हमने पढ़ा है कि सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन और सेम नंबर से डिवीजन अलाउड है। ये ds और dt को एक साथ अगर देखा जाए तो ds/dt भी है क्या, मतलब मैं एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकता हूँ क्या, v/ds। ये एक्सेलरेशन का तीसरा डेफिनेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन के तीन डेफिनेशन, dv/dt जो हमने बेसिक डेफिनेशंस जो वहां पे हमने सीखा था वहां से आया, एक्सेलरेशन d2s/dt² जो हमने यहां से देखा इसको सिंपलीफाई करके, और एक्सेलरेशन v/ds। तो एक्सेलरेशन में ये तीन बेसिक डेफिनेशन है जिसको अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे अगले लेक्चर से और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा।